इस वीडियो में आप देखेंगे 2023 में रिलीज हुई एक एडवेंचर हॉरर फिल्म की कहानी एक रहस्यमय जंगल के बारे में है जहां जो भी जाता है गायब हो जाता है। यहां तक कि एक बार पूरी की पूरी ट्रेन और उसके सभी यात्री भी गायब हो गए। इस जंगल के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं। कोई कहता है वहां ड्रैगन गॉड है तो कोई कहता है वहां खजाने का भंडार है। तो क्या रहस्य है इस जंगल का और यहाँ सब कुछ क्यों और कहाँ गायब हो जाता है? इस राज का पर्दाफाश करने निकले लोगों का सामना किन हैरान कर देने वाले रहस्यों से होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि चांगबाई नाम का एक ऐसा प्राचीन जंगली पहाड़ है जिसमें खजाने और बहुत सी रहस्यमयी दुर्लभ वस्तुएं हैं। इसलिए इस जंगली रहस्यमयी पहाड़ को पिछले 200 सालों से सील कर दिया गया था। पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही लोगों ने इस जंगल में ट्रेन की पटरियां बिछा दी। इसके बाद से ही इन पहाड़ियों में रहस्यमयी घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। एक बार इस जंगल से एक ट्रेन गुजर रही होती है जिसमें तमाम यात्रियों के साथ एक गर्भवती महिला और एक लड़की भी बैठी हुई होती है। ट्रेन जब चांगबाई के पहाड़ियों से गुजर रही होती है तभी उन लोगों को ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ लोग अजीब कपड़े पहनकर अजीब तरीके से नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। इसी बीच ट्रेन आगे बढ़ती है और ऊपर की पहाड़ी पर एक ड्रैगन की आकृति नजर आती है, जिसके बाद उस पहाड़ी के बड़े बड़े टुकड़े भर भराकर ट्रेन के ऊपर गिर जाते हैं और ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। इस घटना के बाद अब 3 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां 3 साल से जेल में बंद मां नाम के एक शख्स को आज रिहा किया जा रहा होता है। इस दौरान वहां खड़े सिपाही आपस में बात करते हैं कि मां के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी जंगल में जाकर सुरक्षित वापस आ जाता है। एक बार उसने जंगल में एक चुड़ैल के कब्जे से एक लड़की की शरीर को आजाद करवाया था। मां उस जेल से रिहा होने के बाद अपनी पत्नी की बहन फुगुई के साथ घर जाता है, जहां फुगुई उसे बताती है कि उसके पिता यानी मां के ससुर जी जंगल में गायब हुई ट्रेन में लापता हुई उसकी बेटी यानी मां की पत्नी को ढूंढने गए थे, जहां उनके साथ कोई अजीबोगरीब घटना हुई। तब से वो उस टूटी ट्रेन और वहां भूतों की होने की बातें कर रहे हैं। मां कहता है इनके इलाज के लिए हमें 100 साल पुरानी जिनसिंग की जड़ी बूटी चाहिए होगी। तो अब मां फुगुई और उनके 2 साथी जिनसिंग की खोज में जंगल के सफर पर निकलते हैं। जंगल में उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक टाइगर छिपकर इन लोगों पर नजर रख रहा होता है। रास्ते में इन्हें पेड़ से बंधी हुई एक लड़की दिखाई देती है। वो लोग उसे उतारकर उसे खाना पानी देते हैं। माँ उस लड़की से उस गायब हो चुकी टूटी ट्रेन के बारे में पूछता है तो वो लड़की अजीब सा बर्ताव करते हुए वहाँ से भाग जाती है। इससे माँ को उस लड़की पर कुछ शक होता है। इसके बाद माँ और वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और उन्हें वो 100 साल पुरानी जिनसिंग की जड़ी बूटी मिल जाती है। इस दौरान माँ के बाकी दोनों साथियों को जंगल में भूतिया आवाज सुनाई पड़ती है और एक भूत भी दिखाई पड़ता है। जिनसिंग जड़ी बूटी लेकर वो सब लोग अपने घर लौट पड़ते हैं। रास्ते में पड़ने वाले एक गांव में डाकुओं के सरदार बेबिटान ने अपना डेरा डाला हुआ। माँ उन तीनों से वहीं एक जगह छिपे रहने को कहता है और वो खुद सरदार बेबिटियान से मिलने जाता है। बेबिटियान माँ से कहता है तुम जंगल के रास्तों से परिचित हो और तुम कई बार उस रहस्यमयी जंगल में जाकर वापस भी आ चुके हो, इसलिए तुम मुझे और मेरे साथियों को साथ चलकर उस जंगल में आगे का रास्ता दिखाओ। माँ कहता है मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, इसलिए वो बेबिटियान को मना कर देता है। इससे नाराज होकर बेबिटियान माँ पर बंदूक तान देता है, लेकिन माँ बड़ी फुर्ती से बेबिटियान की गन छीनकर उस पर लगा देता है, जिससे बेबिटियान के बाकी साथी माँ पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन तभी फुगुई वहाँ गोली चलाते हुए आ जाती है। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, वहाँ कवागुची नाम का एक जापानी जनरल आता है। वो माँ से कहता है मैंने ही तुम्हारी बेल करवाई है, क्योंकि 3 साल पहले जो ट्रेन इस रहस्यमयी पहाड़ी जंगल में गायब हुई थी उसमें मेरा भाई भी गायब हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों के साथ चलकर उस गायब हुई ट्रेन को और मेरे भाई को ढूंढो, और इससे क्या पता कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी वापस मिल जाए, क्योंकि तुम भी तो अपनी गायब हुई पत्नी को ढूंढना चाहते हो ना। आखिरकार माँ कवागुची और बेबिटियान के साथ जंगल में रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी उस ट्रेन को खोजने जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसको कवागुची का असली मकसद नहीं पता होता, जो कि आपको आगे की कहानी में पता लगेगा। अगले सीन में माँ घर पहुंचकर फुगुई को वहीं रहकर उसके पिता की देखभाल करने को कहता है और अगले दिन वो कवागुची और डाकू बेबिटियान के साथ उस रहस्यमयी जंगल में जाने के सफर पर निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। इन डाकुओं में से एक डाकू को वहाँ के जंगल में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो गोली चला देता है, पर वहाँ से फुगुई बाहर आती है, जो माँ को बिना बताए चुपके से उसके पीछे यहाँ आ गई थी। फुगुई जिद करके माँ को उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ सभी लोगों को उस जंगल में एक ट्रेन गुजरती हुई दिखाई देती है। कवागुची कहता है कि लगता है ये वही भूतिया ट्रेन है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं।
पर माँ को इस अंधविश्वास पर यकीन नहीं होता। अगले दिन ये लोग इस जंगल के मुख्य भाग में घुसने वाले होते हैं, जहाँ ज्यादातर भूतिया घटनाएं होने की अफवाहें थी। तो उस जंगल के अंदर घुसने से पहले उन्हें वहाँ के शिलालेख पर लिखे हुए उस जंगल के कुछ नियम दिखाई पड़ते हैं। माँ कहता है इस शिलालेख पर लिखा है, अगर तुमने यहाँ के नियमों का उल्लंघन किया और इस जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की या यहाँ से कुछ भी ले जाने की कोशिश की तो सब बेमौत मारे जाओगे। पर डाकुओं का सरदार बेबिटियान इस बात को नहीं मानता और वहाँ मौजूद एक छोटी मंदिर को तोड़वा देता है। पर तभी एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए मंदिर तोड़ने वाले डाकू पर आकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, पर फिर भी ये लोग आगे बढ़ते हैं। उस जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन लोगों को पुराने समय के बने हुए बहुत छोटे छोटे मंदिर दिखाई पड़ते हैं, जिनमें देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां और कुछ बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई दिखाई पड़ती हैं। रास्ते में चलते वक्त एक डाकू जो कि पीछे छूट गया था, उसको एक चुड़ैल दिखाई देती है। अगले सीन में माँ बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ता जाता है, लेकिन ये लोग घूम फिरकर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उस जंगल में जाने के लिए घुसे थे। माँ कहता है ये जंगल एक भूल भुलैया की तरह है, इसीलिए हमें रात के सितारे निकलने का इंतजार करना होगा, तभी हमें सही रास्ते का ज्ञान हो पाएगा। पर बेबिटियन माँ की बात नहीं मानता और वो अपनी गैंग को लेकर अकेला ही आगे बढ़ता जाता है। रात होने पर इन डाकुओं में से एक डाकू को जंगल में एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। अगले सीन में फुगुई को जंगल के तालाब में नहाते हुए दिखाया जाता है। उसे नहाते देखकर बेबिटियान की नीयत खराब हो जाती है और वो फुगुई की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर फुगुई डर जाती है और माँ को आवाज लगाती है, पर जब माँ वहाँ आता है तो बेबिटियान के कहने पर उसके डाकू साथी माँ को पकड़ लेते हैं और बेबिटियान फुगुई की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जंगली कपड़े पहने हुए एक लड़की रुई आती है, जो उन सभी डाकुओं से भिड़ जाती है। इधर माँ भी खुद को डाकुओं से छुड़ाकर उन सभी से लड़ने लगता है। तब तक फुगुई भी तालाब से बाहर आ जाती है और अपनी बंदूक बेबिटियान पर तान देती है। अब तक माँ भी डाकुओं को पीटकर वहाँ पहुँच जाता है। खुद को कमजोर पड़ता देख बेबिटियान उन सभी से माफी मांगकर अपने लोगों के साथ वहाँ से हट जाता है। रुई भी वापस जंगल में जाने लगती है तो माँ उससे उस टूटी हुई ट्रेन के बारे में पूछता है। वो लड़की ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, बस इतना बताती है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इस जंगल से चले जाओ। इसके बाद रुई वहाँ से चली जाती है। जब डाकू अपने लोगों के साथ जंगल में वापस आ रहा होता है, तभी उन सभी लोगों को जंगल से भूतिया आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं, जिससे डरकर सभी डाकू इधर उधर हवा में ही गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर माँ और फुगुई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोलियां चलने की आवाज सुनकर कवागुची भी अपने एक साथी योक्ता को वहाँ जाकर देखने को कहता है कि आखिर मामला क्या है। जब कवागुची उसके पास जाता है तो देखता है जैसे वो किसी के वश में है। ऐसा लगता है जैसे योक्ता का दिमाग उसके कब्जे में नहीं है और वो कवागुची पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए कवागुची वहाँ से भागता है। इधर जब तक माँ और फुगुई डाकुओं के पास पहुँचते हैं, तब तक वहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं और वो सभी लोग अपना मानसिक नियंत्रण खोकर एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग किसी के वश में हो गए हों। माँ कहता है कि मैं समझ गया, ये लोग जहरीले मशरूम की गैस की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और इन लोगों को भ्रम हो गया है। इसलिए वो अपने पास से एक जड़ी बूटी निकालकर वहाँ सुलगाता है। उस जड़ी बूटी के धुएं से उन लोगों के ऊपर से जहरीली गैस का प्रभाव कम हो जाता है और वो लोग शांत होने लगते हैं। डाकुओं के गैंग के काफी लोग मारे जा चुके होते हैं और कई जख्मी भी हो चुके होते हैं। इसलिए उनका सरदार बेबिटियान कवागुची से कहता है, तुम्हारे कहने से मैं अपने साथियों को इस रहस्यमयी खतरनाक जंगल में लेकर आया, जिससे मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। कवागुची कहता है, फिक्र मत करो, तुम लोग बस मेरा साथ दो और मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। अब इस बात से ये शक पैदा होता है कि कवागुची और बेबिटियान दोनों किसी ऐसे मकसद से आए थे जिसकी जानकारी माँ को नहीं थी। तभी इन लोगों को मास्क पहने एक औरत और एक शेर दिखाई देते हैं। जब ये लोग शेर के पद चिन्हों का पीछा करते हैं तो एक गांव के करीब पहुंच जाते हैं। जब ये सभी लोग उस रहस्यमयी गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें वहां उस गायब हो चुकी ट्रेन के बहुत सारे पुर्जे दिखाई पड़ते हैं, जिससे उन सभी को ये यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं उस गायब हो चुकी ट्रेन का संबंध इस गांव से जरूर है। गांव के अंदर उस वक्त किसी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही होती। उस गांव का मुखिया शिवांग उन लोगों से पूछता है कि इस गांव में तो कभी कोई बाहर ही नहीं आता जाता, आप लोगों के यहाँ आने का मकसद क्या है। माँ उस मुखिया से आधी रात को चलने वाली ट्रेन के बारे में पूछता है। माँ ये भी कहता है कि इस गांव में ट्रेन के कई सारे टूटे हुए पुर्जे मिले हैं। इस पर शिवांग उन लोगों को गोलमोल जवाब देता है। तभी अनुष्ठान कराने वाली तांत्रिक औरत आगे बढ़ती है और कहती है, सूरज ढलने के बाद इस गांव के लोग कभी भी गांव से बाहर नहीं निकलते, नहीं तो हम लोगों को ड्रैगन गॉड का कोप झेलना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को नहीं पता कि इस जंगल के बाहर क्या होता है और क्या नहीं। अब कवागुची गांव के मुखिया से उन लोगों को एक रात रुकने के लिए
कहता है। इस पर मुखिया उनकी बात मान लेता है। रात में उस गांव का मुखिया उन सभी लोगों के लिए खाना लेकर आता है और जाते जाते सभी लोगों को बार बार ये चेतावनी देता है कि गलती से भी भूल कर रात के वक्त गांव से या घर से बाहर ना निकलें। आधी रात होने पर पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बेबिटियान अपने एक साथी को बाहर जाकर देखने को कहता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है, जिसमें कुछ लोग एक दुल्हन की पालकी लेकर आ रहे होते हैं। ये देखकर वो डाकू उस पालकी के और पास चला जाता है और डोली के अंदर उसे गांव की वही लड़की दिखाई देती है जिसका गांव वालों ने आज दिन में अंतिम संस्कार किया था। ये देखकर वो डाकू डरकर चिल्लाता और भागता है, जिससे माँ और बाकी सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग छिपकर उस दुल्हन को उनके साथी को डोली के अंदर खींचते हुए देखते हैं। अब जैसे ही इन लोगों की पलक झपकती है तो थोड़ी ही देर में उन्हें ना तो वहाँ वो दुल्हन दिखाई देती है और ना ही पालकी। ये देखकर वो सभी लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, पर माँ इसका पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ उसे उनके साथी डाकू की लाश एक पेड़ से लटकती हुई दिखाई देती है। अब वो वहाँ से और आगे बढ़ता है और गांव के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहाँ उन्हें एक ताबूत में रुई की बॉडी दिखाई देती है और उसके गले में एक सुई घुसी हुई होती है। उस सुई को निकालते ही रुई फिर से होश में आ जाती है। माँ और फुगुई रुई को ताबूत से निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि गांव वालों ने तुम्हें यहाँ ऐसे क्यों दफना दिया है। रुई बताती है क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानती हूँ जो नहीं जानना चाहिए। इस पर माँ उससे कहता है फिर तो तुम्हें जंगल में गायब हो चुकी ट्रेन और उसके यात्रियों के रहस्य के बारे में भी पता होगा। रुई कहती है तुम लोग मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं, पर तभी बीच रास्ते में रुई की तबीयत खराब हो जाती है। माँ फुगुई को रुई के पास वहीं रुककर रुई की देखभाल करने को कहता है और खुद रुई द्वारा ट्रेन तक पहुंचने के लिए बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ता है। इधर माँ को गायब हो चुकी ट्रेन के मलबे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता देख फुगुई छुप छुप कर उसके पीछे चलता है। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद माँ को वो दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन मिल जाती है। जब टूटे हुए पहाड़ी मलबों के बीच माँ उस ट्रेन के अंदर घुसता है, तभी कुछ लोग मुंह ढककर माँ पर हमला कर देते हैं। माँ उनसे लड़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के मुखिया और उसके कुछ साथी थे। इस हमले में ये लोग माँ को बेहोश कर देते हैं और इससे पहले कि ये लोग उसे जान से मार पाते, तभी इन्हें शेर की जोर की दहाड़ सुनाई पड़ती है, जिसे ये लोग पहाड़ों का देवता मानते थे। आसपास शेर की आवाज सुनते ही गांव के ये लोग माँ को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब माँ होश में आता है तो उसे अपने सामने टाइगर का मास्क लगाई हुई एक लड़की दिखाई पड़ती है। हैरान होकर माँ उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़की अपना मास्क हटाती है, एक चाकू दिखाते हुए कहती है क्या तुम इसे पहचानते हो। माँ कहता है हाँ, ये चाकू तो मेरी पत्नी लियान का है। लड़की कहती है उसने ट्रेन में मेरी जान बचाई। अब 3 साल पहले घटी उस घटना के बारे में वो लड़की माँ को बताती है कि पहाड़ टूटने की वजह से जिस ट्रेन में तुम्हारी पत्नी और मैं सवार थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और पत्थरों के मलबे में दब गई थी। लियान ने मुझे तो उस ट्रेन से किसी तरह बाहर निकाल दिया, पर वो खुद उस हादसे में मारी गई और ये चाकू उसी के हाथ में था। उस ट्रेन में जो भी जिंदा बच गया था उसे इस गांव के मुखिया और उसके कई साथियों ने मिलकर एक एक करके मार डाला और फिर ये लोग मुझे भी मारने के लिए मेरे पीछे लग गए। पर तब रुई ने मेरी जान बचाई और उसने मुझे एक पाउच दिया और कहा कि जब तक ये पाउच तुम्हारे पास रहेगा तब तक इस पहाड़ का शेर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। इसी शेर की वजह से मैं अब तक इन गाँव वालों से सुरक्षित बची हुई हूँ। वो लड़की माँ से ये भी बताती है कि 3 साल पहले वो ट्रेन एक्सीडेंट अपने आप यूं ही नहीं हुआ। गांव के मुखिया ने ही बारूद लगाकर पहाड़ी पर ब्लास्ट कर दिया था और ये अफवाह फैला दी कि ड्रैगन गॉड ने ये हादसा कराया है। माँ पूछता है पर जो ट्रेन रात में जंगल में हमें अभी भी दिखाई पड़ती है फिर वो क्या है। वो लड़की माँ से बताती है कि गाँव का मुखिया अफवाहों को बरकरार रखने के लिए जानबूझकर उस ट्रेन के कुछ डब्बे उस पटरी पर चलवाता है। वो लड़की ये भी बताती है कि जंगल में लोगों को डराने का काम भी मुखिया ही करवाता है। इसी दौरान माँ को बंदूक के चलने की आवाज आती है तो वो फुगुई के पास जंगल में जाता है, पर उसे फुगुई वहाँ नहीं दिखती। आखिरकार फुगुई को ढूंढते ढूंढते वो उस गांव में पहुंच जाता है, जहां फुगुई उसे एक घर में बंधी हुई मिलती है। इससे पहले कि वो फुगुई को छुड़ाता, मुखिया का एक आदमी माँ के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब माँ की आंख खुलती है तो वो लोग एक गुफा में होते हैं, जहाँ मुखिया के आदमी, वो तांत्रिक औरत और बाकी गाँव वाले इकट्ठा हुए थे ताकि उन लोगों की बलि दी जा सके और वो तांत्रिक औरत वहाँ कुछ अनुष्ठान कर रही होती है। इस दौरान वो तांत्रिक महिला ऐसे जताती है कि जैसे उसके सिर पर ड्रैगन गॉड हावी हो गए हैं और वो कहती है कि मैं ड्रैगन गॉड हूँ और मैं चाहती हूँ इन सभी बाहरी लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए और इन लोगों की बलि चढ़ाई जाए। फुगुई और उसके साथी गाँव
गांव वालों से कहते हैं ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है, ये खुद ही ये सब बातें कह रही है और ऐसा जता रही है कि जैसी ड्रैगन गॉड ऐसा करवाना चाहते हैं। दरअसल ये सारा किया धरा तुम लोगों के मुखिया का ही है। माँ गांव के मुखिया शिवांग से कहता है मुझे सब पता चल चुका है, ये सारी अफवाहें तुमने ही फैला रखी हैं, तुम इन गांव वालों के अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हो। पर मुखिया गांव वालों से कहता है ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद वो तांत्रिक औरत और मुखिया वहाँ कुछ सुलगाते हैं जिससे उन सभी लोगों को वहाँ छत के ऊपरी हिस्से में ड्रैगन की एक बड़ी आकृति दिखती है। मुखिया कहता है देखा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इधर अगले सीन में कावागुची को दिखाया जाता है जो अपने जापानी सैनिकों के साथ उसी गुफा के पास आ चुका होता है जहाँ सारे गाँव वाले इकट्ठा थे। अब वापस उस गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाँव वाले माँ और उन लोगों को मारने की तैयारी ही कर रहे होते हैं। तभी रुई आकर माँ को बचा लेती है और वो गाँव वालों के सामने आकर कहती है कि ड्रैगन गॉड जैसा कुछ नहीं है, ये सब इस मुखिया का फैलाया हुआ झूठ है। फिर वो वहाँ जल रहे आग के धुएं में पानी गिरा देती है जिससे ड्रैगन गॉड की आकृति गायब हो जाती है। अब रुई शिवांग की पोल खोलते हुए बताती है मुखिया ये सब पहाड़ में छिपे खजाने के लिए कर रहा है। मुखिया गाँव वालों से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग इसकी बात पर भरोसा मत करो। रुई कहती है मुझे ये भी पता चला है कि मुखिया ने अपने परिवार को गांव से दूर एक शहर में छिपा रखा है और जब मेरे पिता को ये बात पता लग गई थी तो मुखिया ने उन्हें षड्यंत्र के तहत मार डाला। मुखिया रुई को मारने के लिए तलवार उठा लेता है पर तभी खजाना खोजने के चक्कर में कावागुची उस गुफा के आसपास ब्लास्ट करवाने लगता है जिससे वो गुफा दरकने लगती है। अब जंगल का छिपा हुआ खजाना बचाने के लिए मुखिया शिवांग अपने लोगों से कहता है कि इससे पहले कि वो जापानी लोग उस खजाने को ढूंढकर यहाँ से ले जा सकें, हम सभी लोगों को मिलकर हथियार उठाकर उनसे लड़ना चाहिए। और गांव वाले जापानियों से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। इधर रुई माँ और फुगुई को आजाद कर देती है। ये तीनों भी गांव वालों की तरफ से जापानी सैनिकों से लड़ने के लिए वहां से जाते हैं। इधर कावागुची जिस खजाने की तलाश में जंगल में आया हुआ होता है उसे वह मिल जाता है। दरअसल कावागुची के भाई ने कई सालों पहले ही उस सोने की खदान की खोज कर ली थी और उसका एक नक्शा भी बनाया था जो कि अब कावागुची के पास होता है। इधर मुखिया के नेतृत्व में उसके साथी और गांव वाले जापानी सैनिकों से लड़ने के लिए आ चुके होते हैं। मुखिया और उसके लोगों के पास पहले से ही बारूद मौजूद होता है, इसलिए वो लोग मटके में भरकर उस बारूद से वहां ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों साइड से लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इस दौरान माँ और कावागुची के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कावागुची बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो नक्शा लेकर भागने लगता है। अब इससे पहले कि मुखिया बॉम्ब फेंककर माँ को मार पाता, रुई उसके दूसरे हाथ पर तीर चलाकर बॉम्ब वहीं गिरा देती है जिससे न सिर्फ मुखिया मारा जाता है बल्कि उस बॉम्ब के ब्लास्ट से पूरी गुफा बिखर जाती है। अगले सीन में कावागुची को जंगल में नक्शे के साथ भागते हुए दिखाया जाता है पर तभी उसे जंगल का शेर खा जाता है। इधर माँ को ट्रेन के मलबे से अपनी पत्नी के कंगन मिलते हैं जिसे देखकर माँ और फुगुई दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह ये हॉरर एडवेंचर मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना